नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र यादव गायत्री संस्थान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस क्लास में हम आरएस मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर के अंतर्गत समावेशित सामान्य हिंदी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को आपके आरएस प्री का एग्जाम हो चुका है और उसके 7-8 घंटे बाद में आरपीएससी के द्वारा आंसर की जारी कर दी गई। ऐसा आरपीएससी के इतिहास में पहली बार हुआ है और आंसर की देखने के बाद में बहुत सारे विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। देखिए, अभी 2 दिन पहले आरपीएससी ने यह भी घोषित किया कि आरएस जो मुख्य परीक्षा आपकी वो जनवरी या फरवरी माह में संभावित है। अगर जनवरी या फरवरी माह में होती है तो उसके लिए आपके पास में 3.5 या 4 महीने का समय है इस एग्जाम के लिए। और इस 3.5 या 4 महीने का बेहतरीन उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर है। आपने अपनी रणनीति निर्धारित भी कर ली होगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपकी सामान्य हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाला हूं और मैं आपको ये बताऊंगा इसके अंतर्गत इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, कौन कौन से अध्यायों का समावेश है, 2021 में किस अध्याय से प्रश्नों की संख्या क्या रही। तो हम संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और इस क्लास को देखने के बाद में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और कुछ विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि क्लास को आगे कर करके ना देखें, इसको प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें, नहीं तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं वही स्थिति होगी कि भाव कुछ जगह नहीं और हाथ कुछ लगा नहीं। तो इसलिए मेरी विनम्र विनती है कि आप क्लास को प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी उससे आपको फायदा होगा और आप 100+ अंक इसमें गेन कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि असंभव है, पर असंभव तो मेरे दोस्त केवल परिकल्पना ही है, असंभव कुछ भी नहीं है। 100+ मार्क्स आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं एक बेहतरीन रणनीति के साथ में। तो देखिए, विद्यार्थियों की एक भ्रांति और होती है, उस भ्रांति को और मैं दूर कर देता हूं। कुछ विद्यार्थियों को ये लगता है कि हिंदी तो है, पढ़ लेंगे। तो मैं कहता हूं कि भाई इस हिंदी को है ना आप इतने हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जितना वेटेज इस हिंदी को दिया गया है उतना वेटेज किसी अन्य विषय को नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी आपके 120 अंक की है। तो एक जो हिंदी है आपकी सफलता में नाटकीय परिवर्तन ला सकती है, ये हिंदी आपको टॉपर बना सकती है और ये हिंदी आपको सिलेक्शन के दौड़ से बाहर कर सकती है। तो मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि हिंदी को हिंदी के तरीके से पढ़िए, ये नहीं कि पढ़ लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए अब अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं और क्लास प्रारंभ करने के बाद में हम प्रत्येक अध्याय पर संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, जो आपका प्रश्न पत्र 4 है, इसके लिए परीक्षक ने 200 अंक निर्धारित किए हैं। और इसी चौथे पेपर के अंतर्गत हमें 2 विषयों का अध्ययन करना होता है। एक तो आपको सामान्य हिंदी का अध्ययन करना है यहाँ पे, एक सामान्य अंग्रेजी का। हिंदी के लिए 120 अंक निर्धारित हैं और सामान्य अंग्रेजी के लिए 80 अंक निर्धारित हैं। आज इस क्लास में हम इसी सामान्य हिंदी को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए 120 अंक निर्धारित है। भाग है, भाग ब और भाग से। देखिए, इसी सामान्य हिंदी का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, भाग ए, भाग ब, भाग से। भाग ए के लिए परीक्षक ने 50 अंक निर्धारित किए हैं। भाग ब के लिए भी परीक्षक ने 50 अंक निर्धारित किए और भाग स के लिए परीक्षक ने 20 अंक निर्धारित किए। इस प्रकार से
आपके सामान्य हिंदी का वर्गीकरण क्या गया? भाग ए, भाग ब, भाग स। भाग ए के लिए 50 अंक, भाग ब के लिए भी 50 अंक और भाग स के लिए भी 50 अंक निर्धारित है। तो भाग ए है आपका, इसमें आपको 12 टॉपिकों का अध्ययन करना है। इसमें 12 अध्यायों का समावेश है और भाग ब के अंतर्गत 5 अध्याय हैं आपके और भाग स के अंतर्गत 1 अध्याय है। ये वर्गीकरण किया गया है अध्यायों का आपका। तो देखिए पिछली बार जो भाग आपका ए है इसमें 12 अध्याय है और यहां से पिछली बार कुल जो प्रश्नों की संख्या थी 25। यहां पे प्रश्नों की संख्या 5 थी, यहां पर 1 थी। तो ये जो 25 है भाग ए के अंतर्गत जो 25 प्रश्न हैं आपके, और इनके लिए एक जो प्रश्न होता है आपका उसके लिए परीक्षक ने 2 अंक निर्धारित किए हैं। एक प्रश्न के लिए परीक्षक ने 2 अंक निर्धारित किए हैं। तो यहां पर जो आपका एक टॉपिक था संधि का, और संधि से पिछली बार परीक्षक के द्वारा जो पूछे गए प्रश्नों की संख्या थी वो 3 थी। 3 प्रश्न परीक्षक के द्वारा यहां से पूछे गए थे। तो एक जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 2 अंक का होगा। वैसे भाग ब है और भाग ब के अंतर्गत मैंने कहा 5 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय से परीक्षक के द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है और उसके लिए परीक्षक ने 10 अंक निर्धारित किए हैं। लगे 5 अध्याय, 5 अध्याय से प्रत्येक अध्याय से एक एक प्रश्न परीक्षक के द्वारा पूछा जाएगा और उसके लिए 10 अंक परीक्षक ने निर्धारित किए हुए हैं। भाग स है तो यहाँ पर मैंने बताया कि परीक्षक के द्वारा इसमें केवल एक ही अध्याय दिया और एक ही प्रश्न पूछा जाएगा और जिसके लिए 20 अंक निर्धारित है। यहाँ पर इसमें आपके निबंध आएगा। तो इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम का वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में, ए भाग, ब भाग और स भाग के अंतर्गत। अब हम आते हैं सबसे पहले ए भाग में, और ए भाग के अंतर्गत हम जानेंगे कि कौन कौन से अध्याय आपके आते हैं, इसमें कौन कौन से अध्यायों का अध्ययन आपको करना है। देखिए आपका भाग ए है और भाग ए के लिए परीक्षक ने 50 अंक निर्धारित किए हैं, ये मैं आपको अभी बता ही चुका हूं। भाग ए के अंतर्गत सबसे पहला आपका जो अध्याय है वो है संधि और संधि विच्छेद। इतना लिखने के बाद परीक्षक ने आगे लिखा है, दिए हुए शब्दों की संधि करना और विच्छेद करना। यहां से परीक्षक आपसे 2 बातें पूछता है। यहाँ पे संधि और संधि विच्छेद, आपको शब्द दे दिए जाएंगे और दिए हुए शब्दों से आपको यहाँ पे संधि विच्छेद करना उन शब्दों का, और विच्छेद किए हुए शब्दों की संधि करनी है यहाँ पे। तो पिछली बार परीक्षक के द्वारा यहाँ से पूछे गए जो प्रश्नों की संख्या थी वो 3 थी, 3 गुना 2, कुल यहाँ पर 6 अंक के प्रश्न परीक्षक के द्वारा पूछे गए थे। संधि विच्छेद के बाद में आपका जो दूसरा अध्याय है उपसर्ग का है, और उपसर्ग का हमें यहाँ पर सामान्य ज्ञान प्राप्त करना है और उपसर्गों से शब्दों की संरचना करना है। और शब्दों में से उपसर्ग व शब्द पृथक करने हैं। देखिए यहां पर परीक्षक आपसे 3 बातें पूछता है। सबसे पहले आपको उपसर्ग का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। एक बात, अभी तक यहां से परीक्षक ने कुछ पूछा नहीं है,
दूसरा जो आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है वो है उपसर्गों से शब्दों की संरचना। देखिए यहाँ पर आपको उपसर्ग दे दिए जाएंगे और उन उपसर्गों के मेल से जितने शब्द बन सकते हैं वो आपको वहां पर लिखने हैं। दो बात। तीसरी बात क्या है कि आपको यहाँ पर परीक्षक शब्द दे देगा, शब्दों में से आपको कोई एक शब्द दे दिया, शब्द में से आपको उपसर्ग अलग करना है और शब्द पृथक करना है। तो ये तीन बातें परीक्षक आपसे यहाँ पर पूछता है। और यहां से पिछली बार पूछे गए जो प्रश्नों की संख्या थी वो थी 2, 2 गुना 2। 4 अंक के प्रश्न परीक्षक के द्वारा यहां से पूछे गए थे। तीसरा जो अध्याय आपके प्रत्येक है और आपसे परीक्षक भी यहाँ यही उम्मीद करता है कि इसका सामान्य ज्ञान होना जरूरी है आपके लिए। दिए हुए प्रत्ययों से शब्द बनाना और शब्दों में से शब्दों में से शब्द एवं प्रत्यय पृथक करना। यहाँ पर भी परीक्षक के द्वारा तीन बातें पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर है इसका सामान्य ज्ञान और दिए हुए प्रत्ययों से शब्द बनाना। सामान्य ज्ञान से भी ऐसे इन्होंने पूछा नहीं है, परंतु यहाँ से ही पूछते हैं परीक्षक के द्वारा, यहाँ से पूछा जाता है दिए हुए प्रत्ययों से शब्द बनाना। आपको प्रत्यय दे दिए जाएंगे और उन प्रत्ययों से आपको क्या करना है, शब्द बनाना, जैसे आपने उपसर्गों के मेल से बनाए थे वैसे ही क्या है कि शब्द दे दिया जाएगा और शब्द में से आपको शब्द अलग करना है, प्रत्यय अलग करना है। प्रत्यय शब्द के अंत में आता है और उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका तीसरा अध्याय है और इसके अंतर्गत भी परीक्षक के द्वारा 2 प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार। 2 गुना 2 कुल अंक भार होता है यहां से 4 का। चौथा अध्याय है पर्यायवाची शब्द, जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। यहां से भी पिछली बार परीक्षक के द्वारा पूछे गए जो प्रश्नों की संख्या थी वो तो 2 थी, 2 गुना 2। ये टॉपिक भी आपके 4 अंक का था। फिर पांचवा जो अध्याय है वो है विलोम शब्द और विलोम शब्द के अंतर्गत भी पिछली बार परीक्षक के द्वारा पूछे गए जो प्रश्नों की संख्या थी 2 गुना 2। यहां से भी परीक्षक ने 4 अंक के प्रश्न पूछे थे। छठा देखें, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। या दिए हुए शब्द युग्म का शब्द युग्म का अर्थ भेद। जो आपका छठा अध्याय है वो है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म दे दिया जाएगा और उनके आपको शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखने हैं। तो यहां से भी पिछली बार परीक्षक के द्वारा जो पूछे गए प्रश्नों की संख्या थी वो 2 थी, 2 गुना 2। यहां से भी परीक्षक ने 4 अंक के प्रश्न पूछे थे। सातवां अध्याय है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। देखिए यहां पर एक वाक्यांश दे दिया जाएगा आपको,
एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसके लिए आपको एक क्या करना है, सार्थक शब्द लिखना है। और यहां से भी पिछली बार परीक्षक के द्वारा जो पूछे गए प्रश्नों की संख्या थी 2 गुना 2, 4 अंक के प्रश्न परीक्षक ने यहां से पूछे थे। इसके बाद में 7 है, 8वां देखिए, वाक्य शुद्धि। यहां से भी पिछली बार परीक्षक ने पूछे गए जो प्रश्नों की संख्या थी 2 थी, 2 गुना 2, 4 अंक के प्रश्न परीक्षक ने यहां से पूछे थे। 9वां है शब्द शुद्धि। यहां से भी परीक्षक के द्वारा पूछे गए जो प्रश्नों की संख्या थी 2 थी, वही 4 अंक के यहां से पूछे गए थे। 10वां है मुहावरे। मुहावरों का वाक्य में सटीक प्रयोग। देखिए 10वां जो आपका अध्याय है वो मुहावरे से संबंधित है और यहाँ पर मुहावरों का वाक्यों में सटीक प्रयोग पूछा गया है। तो यहाँ से भी पिछली बार परीक्षक के द्वारा जो पूछे गए प्रश्नों की संख्या थी वो थी 2, 2 गुना 2, 4 अंक के प्रश्न परीक्षक के द्वारा यहाँ से पूछे गए थे। अब देखें अगला टॉपिक, कहावत या लोकोक्तियां। इनका केवल आपको भावार्थ लिखना है। देखिए यहां पर परीक्षक ने पिछली बार एक लोचा किया है। यहाँ पे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो भावार्थ है, परीक्षक की कथनी और करनी में अंतर है और इनका वाक्यों में प्रयोग पूछ लिया गया पिछली बार लोकोक्तियों का। तो आगे भी ध्यान रखना कि अब की बार भी हो सकता है या आगे भी हो सकता है कि भावार्थ तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसका, उसके साथ में हम इन लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग का भी अध्ययन करें ताकि हमारा प्रश्न गलत ना हो और सही हो। 12वां देखिए, यहां से भी पिछली बार परीक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की संख्या 2 थी, 2 गुना 2, 4 अंक के प्रश्न परीक्षक के द्वारा यहां से पूछे गए थे। जो 12वां अध्याय है वो है प्रशासनिक शब्दावली। इसके आगे लिखा हुआ प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द। इस अध्याय में आपको प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित या प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्द दे दिए जाएंगे और उनके सामने आपको उनका हिंदी अर्थ लिखना है। तो ये देखिए आपके 12 अध्याय थे इसमें भाग ए के अंतर्गत। ये 12 है अध्याय आपके। और इसमें से मैंने अंक विभाजन कर ही दिया कि किस कौन कौन से टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में हैं और वहां से पिछली बार पूछे गए प्रश्नों की संख्या क्या रही है। यहाँ पे एक देखिए खास बात यह है कि जो आपके संधि का चैप्टर है, संधि और संधि विच्छेद है जो आपके, तो यहां से पिछली बार संधि से परीक्षक के द्वारा जो पूछे गए प्रश्नों की संख्या है वो 3 है।
और बाकी के जो 11 अध्याय हैं, यहाँ से प्रत्येक अध्याय से परीक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की संख्या 2-2 है। तो इस प्रकार से ये भाग ए है आपका। अब हम बढ़ते हैं आगे भाग ए के बाद में भाग ब। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाग ब के लिए भी परीक्षक ने 50 अंक निर्धारित किए। और इसी भाग ब के अंतर्गत 5 अध्याय आते हैं। सबसे पहले संक्षिप्तीकरण है। दूसरा पल्लवन है। तीसरा पत्र लेखन। चौथा प्रारूप लेखन। पांचवा अनुवाद। पांच भागों में विभाजित है ये भाग ब। और मैंने बताया कि इसके अंतर्गत 5 अध्याय आते हैं। प्रत्येक के लिए परीक्षक ने 10 अंक निर्धारित किए हुए हैं। दस दस अंक हैं। इस प्रकार से कुल यहाँ पर जो अंक होते हैं वो 50 होते हैं। तो सबसे पहले आपका संक्षिप्तीकरण आता है। तो देखिए यहाँ पर परीक्षक ने संक्षिप्तीकरण के लिए क्या लिखा हुआ है। दिए गए गद्यावतरण का गद्यावतरण का उचित शीर्षक एवं 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण गद्यावतरण की शब्द सीमा लगभग 100 शब्द। देखिए इसको समझिए आप एक बार यहाँ पे। परीक्षक आपसे क्या उम्मीद करता है संक्षिप्तीकरण में, कि संक्षिप्तीकरण दे दिया जाएगा। संक्षिप्तीकरण का मतलब है यहाँ पर संक्षिप्त रूप में या लघु रूप में। तो यहाँ पर आपको एक गद्यावतरण दे दिया जाएगा, जिसे हम गद्यांश भी कह सकते हैं। आपको एक परीक्षक के द्वारा गद्यांश दे दिया जाएगा, और वो जो गद्यांश होगा वो लगभग 100 शब्दों में होगा। उसका आपको कुछ शब्दों में या एक लाइन में आपको उसका उचित शीर्षक देना है। उचित शीर्षक देना है। इसके लिए भी परीक्षक ने 2 अंक निर्धारित किए हैं। अगर आपने सही यहाँ पर दिया, तो पिछली बार क्या है कि साहित्य और वाग्मय पर लिखा गया था, तो जो उसका उचित शीर्षक था साहित्य और वाग्मय था, तो उसके लिए परीक्षक ने वहां पर 2 अंक निर्धारित किए हैं। एवं 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण, जो मैंने अभी बताया कि जो संक्षिप्तीकरण होगा, परीक्षक के द्वारा जो संक्षिप्तीकरण दिया हुआ होगा वो 100 शब्दों में होगा। उसको अपने शब्दों में और अपने भाव में उसको आप 1/3 शब्दों में लिखना है। लगभग 34-35 शब्दों में आपको इस संक्षिप्तीकरण को लिखना है। और इसके लिए परीक्षक ने जो अंक निर्धारित किए हैं वो मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया है कि 10 अंक निर्धारित हैं इसके लिए। तो ये हुआ आपको संक्षिप्तीकरण। ये एक वृहद विवरण होता है जिसमें कम समय में और भावपूर्ण भाव लिखने की उम्मीद एक भावी प्रशासनिक अधिकारी से परीक्षक करता है। तो ये हुआ आपका पहला बिंदु संक्षिप्तीकरण का। अब देखिए इसमें पल्लवन देखिए।
इसके लिए परीक्षक ने आपके सिलेबस में क्या लाइन दी है पहलवान के लिए? किसी उक्ति, काव्य पंक्ति, या प्रसिद्ध कथन। कथन का भाव विस्तार। शब्द सीमा लगभग 100 शब्द। यही लाइन परीक्षक के द्वारा आपके पाठ्यक्रम में दी गई है कि या तो आपको यहां पर तीन बातें मिलेंगी, या तो कोई ना कोई परीक्षक आपको सुक्ति दे देगा, या कोई ना कोई काव्य पंक्ति दे देगा, या कोई ना कोई प्रसिद्ध कथन दे देगा। पिछली बार यहां पर प्रसिद्ध कथन दिया था, हिंसा बुरी चीज है पर दास्ता उससे भी बुरी। तो इस पर आपको अपने भाव व्यक्त करने थे। तो देखिए यहां पर आपको लघु रूप में मिलेंगे, एक लाइन में या दो पंक्तियों में ये बात आपको लिखी हुई मिलेगी परीक्षक के द्वारा, और उसको अपने भावों में भाव विस्तार देते हुए आपको उसको 100 शब्दों में लिखना है। यहां पर आपको 100 शब्दों में लिखना है। और इसकी एक खास बात यह कि विद्यार्थी यहां पर इस पल्लवन में 40% से अधिक अंक गेन नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी विडंबना है इसकी। तो इसके लिए एक ही बात है, प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लगभग कम से कम 100 या 150 काव्य पंक्ति या कोई प्रसिद्ध कथन या कोई सूक्ति पर आप लेख लिख चुके हों, ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं, ताकि इसमें आप 40 नहीं कम से कम भी 85 या 90% अंक गेन करो, तो इसमें आपके लिए बेहतर बेहतर रहेगा। पल्लवन के लिए इसको वृद्धिकरण भी कहते हैं, भाव विस्तार भी कहते हैं, विशदीकरण भी कह देते हैं इसको, कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। तो ये तो हुआ आपका पल्लवन। उसके बाद में तीसरा देखिए, पत्र लेखन। और पत्र लेखन के अंतर्गत आपको 4 पत्र मिलते हैं, जिसमें से आपको किसी एक पत्र के बारे में परीक्षक यहाँ पे पूछेगा। आपको 4 तैयार करने होंगे, 4 में से परीक्षक एग्जाम में एक देगा, उस पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसमें आता है सामान्य कार्यालय पत्र। दूसरा है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश के बाद में है अर्धशासकीय पत्र। उसके बाद में चौथा है अनुस्मारक, जिसे हम इंग्लिश में रिमाइंडर भी कहते हैं। अर्धशासकीय पत्र, इसे अर्ध सरकारी पत्र भी बोला जाता है। यहां पर आपको 4 पत्र लेखन तैयार करने हैं। सबसे खास बात यह कि पत्र लेखन की ड्राफ्टिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि कहां पर क्या आता है। अगर उसकी ड्राफ्टिंग आपको बेहतरीन तरीके से नहीं आती, तो आप बेहतरीन तरीके से पत्र लेखन नहीं कर पाएंगे और अच्छे अंक यहां पर आपको गेन नहीं होंगे। तो देखिए यहां पर या तो आपको सामान्य कार्यालय पत्र भी तैयार करने हैं, कार्यालय आदेश भी तैयार करने हैं, अर्धशासकीय पत्र जिनको डेमी ऑफिशियल लेटर बोला जाता है, अनुस्मारक इनको रिमाइंडर बोला जाता है इंग्लिश में, ये आपको तैयार करने हैं। तो ये हुआ पत्र लेखन। इसके लिए भी परीक्षक ने वही 10 अंक निर्धारित किए हैं, ऊपर मैं बता ही चुका हूं आपको। चौथा है प्रारूप लेखन। यहां भी आपको 4 प्रारूपों का अध्ययन करना है। सबसे पहले आपके अधिसूचना, फिर निविदा, परिपत्र और विज्ञप्ति।
ये 4 अध्याय हैं जिनके आपको यहाँ पर अध्ययन करना है। अधिसूचना का करना है, निविदा का करना है, परिपत्र का करना है और विज्ञप्ति का करना है। पिछली बार परीक्षक के द्वारा यहाँ से जो प्रारूप पूछा गया था वो निविदा से पूछा गया था, तो इसके लिए भी परीक्षक ने जो अंक निर्धारित किए हैं वो 10 के हैं। इसके बाद में आपका जो 5वां अध्याय है वो है अनुवाद। और एक अनुवाद की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर आपको अंग्रेजी में आपको एक गद्यांश मिलेगा, और जो अंग्रेजी में जो गद्यांश मिलेगा आपको, उसका आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। अंग्रेजी का एक अनुच्छेद मिलेगा जिसको आपको हिंदी अनुवाद करना है, लगभग 75 शब्दों में उसको लिखना है। तो अनुवाद है, और अनुवाद के लिए देखिए यहाँ पर परीक्षक ने क्या लिखा है, दिए हुए अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद। शब्द सीमा लगभग 75 शब्द। ये यहाँ पर परीक्षक के द्वारा इसके बारे में ऐसा लिखा गया है। अनुवाद है, और अनुवाद के लिए इंग्लिश में इसको हम ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, और इसके लिए कहा जाता है कि ये बेवफा प्रेमिका जैसा है। वही बात है कि एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम तो न मिला पर मरहम गए, वही स्थिति यहाँ की है। अगर यहाँ पर आप अच्छे से अनुवाद नहीं कर पाए, आप भावों के साथ अनुवाद नहीं कर पाए, क्योंकि सही अनुवाद के अभाव में बड़े बड़े युद्ध हो गए विश्व में, तो वैसी स्थिति यहाँ पर है इसके अनुवाद की। तो ये इसकी तुलना जो की जाती है बेवफा प्रेमिका से की जाती है, और इसके लिए ये है कि आपकी इंग्लिश पे थोड़ी अच्छी पकड़ हो और बार बार इसकी प्रैक्टिस हो, तो आप इसमें से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आपके 5 अध्याय हैं भाग ब के अंतर्गत। ये पाठ जितना देखने में छोटा लगता है उतना छोटा है नहीं, ये भी खतरनाक है। और इसके लिए तो एक ही है कि आपकी लेखनी सशक्त होनी चाहिए। जितनी आपकी लेखनी में दम होगी उतने ही अच्छे मार्क्स यहाँ से आपके उठेंगे, क्योंकि पार्ट ए के अंतर्गत तो क्या है कि वहाँ पर तो शब्द हैं, वहाँ पर आपने कुछ नियम रट लिए और वहाँ पर कुछ शब्दों की बार बार प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने शब्द को सही लिखा है तो वहाँ पर आपको पूरे पूरे अंक उठेंगे। और यहाँ पर अंक आपकी लेखनी के ऊपर निर्भर करता है, और काफ़ी बार क्या होता है कि लेखनी के साथ साथ में परीक्षक के मूड के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो किस मूड में है। तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ इसके लिए एक ही बात है, एक ही बात बोलूंगा, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, मैं के मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे अंक यहाँ पर अर्जित करोगे। आपको देखने में लगेंगे क्या है, मैं अपने शब्दों में लिख दूंगा, ऐसा नहीं, प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ही अनिवार्य है। अब ये तो हो चुका आपका पार्ट ब। अब देखिए हम आते हैं, बढ़ते हैं आगे भाग श पर। भाग ब के बाद में आता है भाग स, और मैं बता ही चुका हूं कि इसके लिए जो अंक निर्धारित हैं वो 20 हैं। ये क्या कि देखने में जितना छोटा लगता है ना, सबसे छोटा पार्ट लगता है ये, पर सबसे खतरनाक है ये। इन तीनों पार्टों में जो सबसे खतरनाक पार्ट है वो भाग सही है। और ये क्या है कि आपके जो सिलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका है ना वो यही निभाएगा। ये इस पेपर का ही नहीं, ये संपूर्ण एग्जाम का किंग मेकर है निबंध लेखन। तो यहाँ पर देखें कि भाग स में आपको एक निबंध का लेखन करना होगा, बंधन से जो मुक्त हो उसको अपने भावों में लिखना होगा। और ये जो निबंध होता है ये 250 शब्दों में होता है। यहाँ पे देखिए परीक्षक के द्वारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी साम्यिक विषय पर, किसी साम्यिक विषय पर या अन्य विषय पर, अन्य विषय पर निबंध लेखन
शब्द सीमा 250 250 शब्दों में लिखना है इसको, या किसी समसामयिक विषय पर आपको लिखना है, या किसी भी विषय पर आप लिख सकते हो। यहां पर परीक्षक के द्वारा आपको 3 निबंध दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक पर आपको निबंध लेखन करना है, वो भी 250 शब्दों में। तो देखिए पिछली बार यहां से जो परीक्षक के द्वारा जो निबंध दिए गए थे, पहला तो था राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव। सांस्कृतिक गौरव। दूसरा था सोशल मीडिया बनाम निजता। तीसरा था प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग। दशा एवं दिशा। ये 3 निबंध दिए गए थे पिछली बार परीक्षा के द्वारा 2021 में, और यहां से आपको किसी एक विषय पर लिखना पड़ेगा। तो अब की बार भी परीक्षक ऐसा ही करेगा कि आपको वही 3 निबंध देगा और किसी एक पर लिखना है। और मैं इसके लिए बता चुका कि अगर इसमें अच्छे मार्क्स आपको गेन करने हैं तो इसकी सबसे खास बात यह है कि न्यूज़पेपर का संपादकीय पृष्ठ पढ़िए बेहतरीन तरीके से, और डेली पढ़िए, उस पर एक टाइम बनाइए और उस पर आप डेली अपनी लेखनी चलाइए। उसको पहले पढ़िए, फिर उसको आप अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके लिए भी सबसे खास बात वही है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अगर तीनों पार्ट के लिए मैं आपको एक ही बात बोलूं, अगर इसमें आप 100+ अंक अर्जित करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही बात है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा हम मैथ की प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही मैथ हमें आता है। वैसी ही बात सामान्य हिंदी के लिए है कि सामान्य हिंदी संपूर्ण रूप से प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है, कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही पकड़ आपकी इस विषय पर होगी। तो इसको हल्के में ना लें, नहीं तो आपके लिए चुनौतीपूर्ण बन जाएगा ये विषय हिंदी। और जब अंत में जब आपका रिजल्ट आएगा, तो जब कम मार्क्स आएंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। तो ये था आपका सिलेबस विश्लेषण। संपूर्ण पाठ्यक्रम मैंने बोर्ड पे लिख ही दिया है, एक एक बिंदु को यहाँ पर हमने एनालिसिस किया यहाँ पर, और मैंने बताया कि आपको किस टॉपिक से प्रश्नों की संख्या क्या रही है और कितने अंक के प्रश्न पिछली बार परीक्षक के द्वारा यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये 3 भागों में इसका वर्गीकरण था। अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ ही आ गया होगा। अब रही इसके लिए अध्ययन सामग्री की बात, तो सबसे पहले आप ये कि इसके लिए मुख्यतः आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, और वहाँ से काफ़ी कुछ उसमें आ ही जाता है। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि इस माह के अंत तक गायत्री पब्लिकेशन के संपूर्ण हिंदी व्याकरण की पुस्तक प्रकाशित हो जाए, और उसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस पुस्तक का लेखन किया गया है। वो हर परीक्षा को ध्यान में रखा गया, आरएस से लेकर ग्राम सेवक तक की परीक्षा के लिए वो पुस्तक है, और उसमें लेटर वगैरह पूरी आपको ड्राफ्टिंग से मिलेंगे, बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। और आपको जो पार्ट ए है हिंदी व्याकरण वाला, वो भी आपको बेहतरीन तरीके से वहाँ पर मिलेगा। तो ये हमारी क्लास मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और जाते जाते मैं भावी प्रशासनिक अधिकारियों को संदेश देना चाहूँगा कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। यदि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो तुम निश्चित ही उसे करोगे ध्वस्त। तो चलिए अब अपनी क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।